हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण पेपर टू हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चन को, जो कि मिश्रित प्रश्न और इसमें सारे क्षेत्र से लिया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट को। हमारा पहला सवाल है, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास है। और जो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास में जो है द्वितीय पद प्रधान होता है या तो उत्तर पद प्रधान होता है। आपको याद रखना है इस पॉइंट को। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखना जरूरी है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में जो है उत्तर पद या तो द्वितीय पद प्रधान होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। काली मिर्च में जो है कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास का नियम है फ्रेंड्स की इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य रहेगा। तो कर्मधारय का आपको याद रखना है कि पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष्य रहेगा। और तत्पुरुष समास पर जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर काली मिर्च हमारा जो है कर्मधारय समास है। काली मिर्च कर्मधारय समास है। हमारा अगला सवाल है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का हार मान लेना। हथियार डाल देना का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वह, मानव या पटना? तो ये फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो कौन है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह। वह जो है यह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वह जो है सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसलिए हमारा वह जो है वह क्या हो जाएगा? तो सर्वनाम हो जाएगा। आपको याद रखना है, सर्वनाम, वह सर्वनाम है। और सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? हमारा ये लाइन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेपोलियन। तो फ्रेंड्स, आपको तो यह लग रहा होगा कि नेपोलियन तो व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का अगर तुलना करेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग नेपोलियन का तुलना कर रहे हैं, समुद्रगुप्त का तुलना कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इसका तुलना जो नेपोलियन से किया गया है, इसलिए जब हम किसी का मतलब तुलना करेंगे तो वह व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ पर नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है, वह आप ही चला गया वाक्य में शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया, इस शब्द में जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है। क्योंकि फ्रेंड्स यह निश्चय बात है कि इस पुस्तक को देखो यह बहुत उपयोगी है, अर्थात वह उसे देखने के लिए कह रहा है, यानी यह निश्चय बात है, इसलिए इसका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा अगला सवाल है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने जो है कर्ता का चिन्ह है। ने होता है कर्ता का चिन्ह। कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया। और करण का चिन्ह होता है से। और संप्रदान का होता है के लिए। को के लिए होता है संप्रदान का। तब को याद रखना है, कर्ता का ने चिन्ह हो गया, कर्म का को चिन्ह, करण का से और संप्रदान का को के लिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सवाल था कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने कारक का चिन्ह है। और फ्रेंड्स कुल मिलाकर जो है 8 कारक होते हैं। आपको याद रखना है 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और विचार है। कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर और संबंध का के की, ये जो होते हैं कुल मिलाकर 8 कारक होते हैं। हमारा 10वां सवाल है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसर्ग। यह जो है परसर्ग है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ है परसर्ग, इसे परसर्ग कहेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। क्या यहाँ पर ए में दिया हुआ है लाद्यव, महत्व, लघुता या महत्व? तो क्या है जो विशेषण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्व। महत्व जो है यह विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल है,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या ऑप्शन नंबर डी भय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भय। भय जो है यह विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता नहीं, विशेषण नहीं है। यहाँ पर जो है भयभीत, निर्भीक, भीरु यह विशेषता बता रहा है, यानी एक प्रकार का यह विशेषण है, जबकि भय जो है विशेषण नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। तो कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिखना। लिखना जो है यह सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। और क्रिया का पहचानने का है कि उसमें ना लगा रहेगा, आना जाना, खाना पीना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इजी प्रश्न फ्रेंड्स। तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 15 का आंसर है देवनागरी। और इसे जो है फ्रेंड्स देवनागरी लिपि को हम लोगों के द्वारा भारतीय संविधान कब अपनाया गया है? तो 9 सितंबर 1949 ईस्वी का आपको याद रखना है। 9 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी भाषा को संविधान पे अपनाया गया है, और 343 अनुच्छेद के तहत। आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि देवनागरी भाषा को संविधान द्वारा लिपि के रूप में देवनागरी का और भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया है? तो 9 सितंबर 1949 को अपनाया गया है, और अनुच्छेद 343 में। अगला सवाल है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? यानी हम लोग जो हिंदी बोलते हैं तो उसका विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो चौथा स्थान आता है। हिंदी भाषा का स्थान विश्व में चौथा आता है बोली के क्षेत्र में। हमारा अगला सवाल है, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? भाषा का व्याकरण, भाषा विज्ञान, टुकड़े टुकड़े करना या समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। फ्रेंड्स, अगर हमें व्याकरण का नॉलेज रहेगा तभी हम शब्द को टुकड़े टुकड़े कर कर उनके अर्थ को निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टुकड़े टुकड़े करना व्याकरण शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट सवाल है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1992 में। आपको याद रखना है, यानी 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1992 में हुआ है। हमारा अगला सवाल है, भाषा की परिवर्तनशीलता होती है, भाषा की जो है परिवर्तनशीलता होती है किसमें? काल भेद में, स्थान भेद में, परिस्थिति भेद में या ये सभी में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भाषा की जो परिवर्तनशीलता होती है काल भेद से भी होती है, स्थान भेद से होती है और परिस्थिति भेद से भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल है हमारा, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, राजकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या महात्मा गांधी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वह हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन आया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जन्म जो है 7 जनवरी 1851 को हुआ है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जन्म कब हुआ है? तो 7 जनवरी 1851 को जॉर्ज ग्रियर्सन का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानाचार्य शब्द क्या है? यौगिक, योगरूढ़, देशज या यौगिक? यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार यौगिक हो गया है, यहाँ पर रूढ़ होता या एक चेंज किया जाता है, लेकिन टाइपिंग पे गलत हो गया। तो प्रधानाचार्य शब्द जो है क्या है? तो यह एक जो है यौगिक शब्द है। किसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा? यौगिक। प्रधानाचार्य यौगिक शब्द है। अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि जो रस सूत्र दिए हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो कौन सा रस है जो उसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत। शांत रस का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सही विकास का अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यह हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। अगला सवाल है, इनमें से प्लेटो को काव्य के संबंध में कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? प्लेटो जो है किस काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने किया है। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद है प्रशंसा पत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा पत्र। अगला सवाल है, सुनी सी सपन भरे जल लोचन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है चौपाई छंद है, गीतिका है, वंशस्थ है या हरि गीतिका है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौपाई। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। सुनी सी सपन भरे जल लोचन में ये जो है चौपाई
छंद का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स चौपाई छंद से एक चीज़ और आपको याद रखना है कि चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण पे जो है 16 मात्राएँ होते हैं। चौपाई पे 4 चरण होते हैं और मात्राएँ बोलेंगे तो 16 मात्राएँ होती है। अगला सवाल है हमारा, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? काव्य में जो है उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो लॉन्जाइनस ने दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉन्जाइनस ने। हमारा अगला सवाल है, कार्यालयीन पत्राचार में स्वनिर्देश के लिए शब्द का प्रयोग होता है? कार्यालयीन पत्राचार में जो है स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवदीय। भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। हमारा अगला सवाल है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे में बाढ़ी क्या है? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, तो बाढ़ी का क्या अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी प्रश्न है, बढ़ाई। बाढ़ी का अर्थ हो जाएगा बढ़ाई। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे? तुलसीदास जी जो है वह कितने वेदों के ज्ञाता थे? 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद या 1 वेद? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4 वेद। चारों वेदों के जो है तुलसीदास ज्ञाता थे। तो फ्रेंड्स 4 वेद क्या क्या है आपको बता दे रहे हैं। तो एक हो गया हमारा ऋग्वेद है, उसके बाद है सामवेद, इसके बाद है ऋग्वेद सामवेद, इसके बाद है हमारा यजुर्वेद और इसके बाद है अथर्ववेद। तो आपको चारों वेदों का नाम याद रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और सबसे जो प्राचीन वेद है फ्रेंड्स वह है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद करें फ्रेंड्स तो वह है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। और फ्रेंड्स सामवेद की बात करें तो किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। सामवेद को संगीत का जनक, सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद यानी सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और तुलसीदास जी जो है चारों वेदों के ज्ञाता थे। हमारा अगला सवाल है, बिहारी कवि ने जो है सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? बिहारी जी जो है इसकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? मैसेज करने का, नैनो की भाषा का या कागज़ पर लिखने का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा कि बिहारी कवि ने काव्य की उपस्थिति में या काव्य की साहित्य में जो उपस्थिति में किस बात करने का सुझाव दिया है? तो नैनो की भाषा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नैनो की भाषा का। हमारा अगला सवाल है, बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है? मित्र, गुरु, राम या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम। बिहारी के अनुसार सच्चे मन पे राम बसते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काल्हि कोऊ कितनो समुझय है, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें जो है फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। काल्हि कोऊ कितने समूझे है, पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। और फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी मतलब एक ही वर्ण का जो है अधिक बार आवृत्ति होगा, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे का यहाँ पर हुआ काल्हि कोऊ की, यहाँ पर बार बार का प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया गया, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रीति युक्त धारा के। भूषण जो है रीति युक्त धारा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति ने रचना की है, किसकी रचना की है? मुक्तक काव्य की, चंपू काव्य की या कथा काव्य की? ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। विद्यापति मुक्तक काव्य की और चंपू काव्य की रचना की है। अगला सवाल है, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर ग्रंथावली, बीजक में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और फ्रेंड्स बात करें बीजक की, तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं किस में संग्रहित है? तो बीजक में संग्रहित है। और बीजक के जो है 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो एक भाग हो गया आपका साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। तो बीजक का आपको 3 याद रखना है, साखी, शबद और रामायणी, ये बीजक के 3 भाग है जी। और बीजक पे ही कबीरदास की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस में मिलता है, किस ग्रंथ में? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। हमारा अगला सवाल है, सूरदास की काव्य शैली कैसी है? तो सूरदास की काव्य शैली जो है गीतात्मक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास की काव्य शैली गीतात्मक है। हमारा अगला सवाल है, विनय पत्रिका का मूल स्वर क्या है? ज्ञान, मुक्ति, भक्ति या प्रेम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति। विनय पत्रिका का जो मूल स्वर है वह भक्ति है। आपको याद रखना है, विनय पत्रिका भक्ति। मार्क का बात बताया गया विनय पत्रिका में। नेक्स्ट सवाल है, बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? सवैया, कविता, द्रुत, विलंबित या दोहा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहा। बिहारी सतसई जो है दोहा छंद में रचित है। अगला सवाल है,
कबीर रस खान किसके मोहक रूप पर मुग्ध थे? कबीर रस खान जो है वह किसके मोह पर मुग्ध थे, यानी वह किस के उपासक थे, यानी किस पर रचना करते थे? तो कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। कबीर रस खान जो है कृष्ण के मोहक रूप पर मुग्ध थे। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन भूषण के भाई थे? जटाशंकर, मतीराम, चिंतामणि या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भूषण के भाई थे जटाशंकर, मतीराम और चिंतामणि, ये सभी जो है कवि भूषण के भाई थे। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन थे? हिंदी साहित्य के प्रथम स्वतंत्रता उद्घोषक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक थे। हमारा अगला सवाल है, खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसने लिखी थी? कन्हैया लाल पोद्दार, लघीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमधन? तो फ्रेंड्स 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघीराम। खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लघीराम ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साकेत को। रामचरितमानस के बाद जो है हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है साकेत को। और साकेत के लेखक है फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, आपको ये याद रखना है। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, जिसे रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए उनमें कौन सी संभावना दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मोत्सर्ग। माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति जो है गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए कौन सी संभावना दिखाई देती है? तो आत्मोत्सर्ग की संभावना दिखाई देती है। और फ्रेंड्स किस कवि को जो है भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है कवि में। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से कर रहे थे? अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम शॉर्ट में कहते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली के जेल से। जब उसे जेल पे बंद कर दिया गया दिल्ली के जेल में, और वहीं से जो है वह कहानी की रचना करते थे। नेक्स्ट सवाल है, रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? बादल राग, भारत माता की वंदना, संध्या सुंदरी या जूही की कली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सी हो गया, बी होगा भारत माता की वंदना। रामविलास शर्मा जो है निराला की प्रथम प्रकाशित रचना भारत माता की वंदना को माना है। अगला सवाल है हमारा, पंत की किस कृति पर 1961 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर जो है पंत जी को यानी सुमित्रा नंदन पंत को 1961 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हमारा लास्ट सवाल है, स्नातकोत्तर उपाधि पाने के बाद महादेवी कौन सी सेवा में गई? प्रयाग महिला विद्यापीठ की व्याख्यात्मक सेवा, IAS की सेवा, समाज सेवा या स्कूल शिक्षण सेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयाग महिला विद्यापीठ की व्याख्याता सेवा में स्नातकोत्तर उपाधि पाने के बाद महादेवी वर्मा कार्य किए हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ है 26 मार्च को हुआ है 1907 ईस्वी में। 26 मार्च 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है, फर्रुखाबाद पे हुआ है उत्तर प्रदेश में। और फर्रुखाबाद जो है यह उत्तर प्रदेश में है। तब इस पॉइंट को याद रखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ है। और जब वह स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर लिए तो वह जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ की व्याख्याता सेवा में कार्य किए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा।